हेलो साथियों, कैसे हैं। सुजान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में चल रहे थे, जो हमारा फाइनल पोर्शन था। और उस न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आज करीब करीब लास्ट टॉपिक ही मान लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं उसमें लगभग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मास्टर डिग्री, बीएससी और सबका मिक्सचर जो है फाइनल, और इस वीडियो लेक्चर से आप मान के चलिए कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें छुट्टी हुई थी कुछ वो चीज़ें मैं ले लेता हूँ। पहली जो है इसके अंदर वो छुट्टी थी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो यानी कि न्यूक्लियस के बारे में वो सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, 2 वीडियो मैंने बनाए थे, 2 या 3 वीडियो जो भी हैं, उसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होती है न्यूक्लियस की, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ, और कौन कौन से मॉडल आए थे वो देख लेते। ठीक है, उसमें से सेल मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है, उस पर एक क्वेश्चन आता है, वो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको। ठीक है, वो हम देखेंगे। मैं इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सेलेरेटर वाला पोर्शन है, एक्सेलेरेटर और वो जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा बड़े बड़े जो उसमें, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और उसको मुझे कराने के लिए कम से कम 5 वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं एनर्जी वेस्ट उस चीज़ में नहीं करूँगा। इससे ज़्यादा है कि एनर्जी के केस में कर ले, कुछ क्वेश्चन वगैरह या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे पेपर सोल्व है उनको करने में हम कर लें। ठीक है, चलिए, जितना कोर्स करवा दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 101% कोर्स देखिए एक एक टॉपिक करवाया, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं या वो टॉपिक करवाए जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपके 120 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 100 से ऊपर या 110 से ऊपर क्वेश्चन मान लीजिए जो आपको मैंने करवाए उनमें से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे हम देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वो ब्राउन कलर की रजिस्टर पड़ा है, रजिस्टर उसके अंदर है सारे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है। देखो, तो मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी, मैंने अभी कहा था कि कोई भी जो आपने जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ हम देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो बीच के अंदर जो है एटम आ रहे हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस जो बीच में आ रहे हैं, बीच वाले जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज़्यादा है। और जो पीछे वाले एनर्जी जो एटम है, जो हेवी न्यूक्लियाई है, वो क्या होते हैं, वो स्टेबिलिटी उनकी कम होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर कम है तो इसका मतलब है क्या, 10 मिनट बाद में बता रहा हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको उस एटम जो है वो अनस्टेबल है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसके अंदर से पार्टिकल निकालेगा। पार्टिकल निकालने पर उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ती है तो वो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। उसमें से 2 चीज़ें थी, अगर वो एकदम से टूट जाता है और 2 बीच वाले न्यूक्लियस बना लेता है तो उसका मतलब उसमें क्या होगा, विखंडन। लेकिन उसमें लगातार क्या हो, अगर लगातार उसमें से रेडिएशन निकलती है, उसमें पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल वगैरह इस तरह की रेडिएशन निकलती रहती है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई अस्थायी नाभिक है और किसी टाइम उसके स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो उसमें स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ उसके न्यूक्लियस है, स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, मेरे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस स्टार्टिंग में इतने हैं, ठीक है, और टी टाइम बाद अगर मैं देखूं, ये क्या है, ये तो है टी इक्वल टू 0 पे। अब टी टाइम बाद अगर मान लीजिए टी टाइम के ऊपर, टी इक्वल टू टी टाइम पे अगर मान लीजिए एंड उसमें न्यूक्लियाई बच जाते हैं, बाकी क्या हो गए, डीके हो गए, उसमें क्या हो गया, बाकी का डीके हो गया। तो जो रेट है, कौन सी रेट, dN/dt, ये जो न्यूक्लियाई के डीके होने की रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी करती है, n के। उस समय कितने पार्टिकल हैं उस पर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, उस पर क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से जब आप इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे dN/dt को, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी लैम्डा n के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा n के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से फिर इसका क्या करोगे आप, अब लैम्डा क्या है, लैम्डा को बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक का मतलब डीके कांस्टेंट, क्या होगा, डीके कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको फाइनल इसको अगर सोल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कि dN/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। ठीक है, दोनों तरफ क्या करिए, ये ले लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि यहाँ क्या आएगा, एक माइनस साइन है ना, ये मैं लगाना भूल गया था। माइनस साइन क्यों आएगा, उसका रीजन, क्या रीजन है, क्योंकि
dn अपॉन dt जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ जो है ये आपके पास इनिशियल जो आपके पास न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे, बढ़ नहीं रही है। देखो रेट जो हो सकती है टाइम के साथ बढ़ना, टाइम के साथ कम होना। यहाँ जो है डीके होने की वजह से टाइम के साथ कम हो रहे हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है, माइनस साइन। ठीक है, वैसे ये माइनस साइन यहाँ लगेगा। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने इसको इस तरफ लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि रेट कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है वो, है ना। चलिए इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ln n log n। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लेमदा t। ठीक है, सोल्व कर लीजिए तो n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमदा t। ये क्या बनेगा आपके पास, अच्छा मैं सी लगाना भूल गया इसमें, एक सेकेंड। ठीक है भाई, इनडिफाइनाइट है ना, फाइनाइट वो इंटीग्रल नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब कांस्टेंट यहाँ आ गया, तो कांस्टेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं कि इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो n इक्वल टू कितना था, n नोट था। ठीक है, n इक्वल टू कितना था, n नोट था, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ln n नोट इज इक्वल टू t इक्वल टू 0, तो किसके बराबर हो गया, c के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये जाएगा ln, ठीक है, इक्वल टू माइनस लेमदा t प्लस ln n नोट। इसको इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, l, ये लिख देते हैं इक्वल टू माइनस लेमदा t। ठीक है, तो n अपॉन n नोट को क्या लिख सकते हो, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लेमदा t। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट माइनस लेमदा। ये है आपके पास इक्वेशन कि t टाइम बाद कितने, अगर मान लीजिए इनिशियल आपके पास n नोट आपके पास न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, वो डीके हो रहे हैं, डीके होने के बाद t टाइम के बाद कितने बच जाएंगे, तो बच जाएंगे n नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमदा t। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन इसमें आएगी आपके पास कि अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होगा, है ना, उसकी बात करते हैं। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये पार्टिकल n नोट स्टार्टिंग में है, ठीक है, वो कितने रह जाए, वो अगर आधे रह जाते हैं, उस वो टाइम जो लगेगा उस टाइम क्या बोलते हैं, हाफ टाइम, है ना, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होगा उसकी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि t का वह मान, यानी जिसको t 1/2 कह सकते हैं, जब n जो है वो कितने हो जाए, n नॉट बाई 2 रह जाए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या है कि n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमदा t, ये इक्वेशन है। तो n कितने रह जाए, n नॉट बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लेमदा, जो हमारे पास ये t है, ये t कितना हो जाएगा, t बाई 2। तो उस केस के अंदर n नॉट से n नॉट कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू माइनस लेमदा t 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लेमदा t 1/2। दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल, तो लेमदा t/2 इज इक्वल टू ln 2। ठीक है, तो लेमदा t/2 इज इक्वल टू ln 2। अब ln 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ln 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693। कितनी होती है, 0.693। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमदा। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ से बन के आती है, वो क्या आती है, माध्य आयु यानी कि एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, माध्य आयु यानी कि एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम जो है वो कितनी होगी उसकी बात हमें करनी। तो एवरेज लाइफ टाइम जो होती है उसे 3 नोट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, किससे, 3 नोट से। ये जो t नोट होती है ये होती है 1/λ, ये दिमाग में आप रखें। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भूल सकते हैं, इसको लिख लेना, भूल सकते हैं, है ना ये, क्योंकि देखो ये आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ी और लगभग याद होती है, ये फॉर्मूला भी लगभग याद होता है। लेकिन वो जो चीज़ है ना वो हम अक्सर जो है जब क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हैं। जब एवरेज लाइफ टाइम लिखा होता है तो हम इसको अर्ध आयु मान लेते हैं, यानी कि हाफ लाइफ टाइम मान लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और फिर हम क्वेश्चन जो है कहते हैं कि हमने तो सही करके आए थे, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये भूलने वाली चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में थोड़ा सा इस तरह से बना के लिखो। ठीक है, तो ये कुल मिला के रेडियो एक्टिविटी थी जो मैंने आपको थ्योरेटिकली कि इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो सारे हमने देख लिए। अब इसके न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन है कि रेडियम की अर्ध आयु, रेडियम की अर्ध आयु, तो अर्ध आयु कितनी है? अर्ध आयु का मतलब T/2। रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितना है? 1600 वर्ष है। तो इसके श्रेयांक व माध्य आयु का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या निकालना है? एक तो डीके कांस्टेंट और माध्य आयु यानी कि एवरेज जो इसकी लाइफ टाइम है उसका मान हमें निकालना है। जब T/2 दिया हुआ है तो फाइंड आउट क्या करना है? तो यहाँ लिख लीजिए, एक तो लेमदा का मान फाइंड आउट करना है और एक T0 का मान फाइंड आउट करना है। दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं? लेमदा पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले लेमदा निकाल लेते हैं। तो लेमदा और इसमें T/2 में क्या रिलेशन है कि जो आपका अर्ध आयु काल है ये किसके बराबर है? 0.693 डिवाइडेड बाय लेमदा के। ठीक है, तो लेमदा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय T/2। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 1600। अगर वर्ष में निकाल देंगे आंसर, क्योंकि वर्ष में दिया तो वर्ष में क्या निकाल देंगे? इसका आंसर निकाल देंगे। तो जैसे इसको सोल्व करोगे मैं इसमें लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा इसका? 43.31 इंटू 10⁻⁻5 प्रति वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसकी ये नंबर है, ये वर्ष है, तो हो जाएगा क्या होगा? प्रति वर्ष, यानी कि 43.31 है ना, 43.31 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या रहेगा इसका आंसर? किसका? श्रेयांक यानी कि डीके कांस्टेंट का। अब इसमें क्या रिलेशन होता है? तो ये अगर हम देखें तो T0 जो है मेरी, वो होती है, अभी मैंने लिखा था 1/λ। T0 क्या होती है? 1/λ। तो जैसे ही 1/λ करेंगे तो 1/43.31 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, प्रति वर्ष ऊपर जाएगा तो फिर किस में जाएगा? वर्ष में। तो ये करीब करीब इसका आंसर फाइनल मिलेगा आपको 2.3 इंटू 10⁻+3 वर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T0 है वो क्या होगा? लेस देन होगा, सॉरी T0 है वो ग्रेटर देन होगा किससे? T½ से। भाई इसको आप देखोगे तो कितना आएगा? 2300 आएगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, चलिए वो देख भी सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, जब इसकी बात करते हैं तो क्या था? 1/λ। तो इसमें क्या था? 0.693/λ। तो इसमें तो एक में भाग दे रहा हूँ, इसमें दो में, तो बड़ा कौन सा है? एक बड़ा, इससे तो इसका मतलब क्या होगा? ये बड़ा मिलता है आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना। T/2 का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 100 पार्टिकल थे तो T/2 में क्या होंगे? 50 रह जाएंगे। अगले T/2 में 25 रह जाएंगे। अगले T/2 में 12.5। अगले T/2 में ऐसे करते हैं। तो ये पूरी जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एवरेज टाइम जो आएगा वो कितना आएगा? तो वो हम 1/λ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अगला है अगला लिख लीजिए क्वेश्चन। यूरेनियम की अर्ध आयु 22 वर्ष है। यूरेनियम की अर्ध आयु, तो अर्ध आयु दीदी कितनी? 22 वर्ष है। अर्ध आयु 22 वर्ष है। कितने समय में यूरेनियम में या यूरेनियम के किसी प्रतिदश का 90% विघटित हो जाएगा? समझ लेना इस क्वेश्चन को। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि इसकी हाफ लाइफ टाइम कितनी दी है? 22 ईयर। और ये पूछा है कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम टेकन टू रिड्यूस द सब्सटेंस 90%, है ना। 90% कब रिड्यूस हो जाएगा, 90% कब डीके हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसमें, वो चीज़ देखनी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में N0 है ना, या मान लीजिए किस समय N है, N0 क्या, मान लीजिए N है, तो कितने समय में निकालना है, तो कितना रहना चाहिए कि वो टाइम आपको निकालना है जिसमें कि कितना रहे, 90% हो जाए खत्म। तो जैसे ही 90% खत्म होने का मतलब क्या है, पहले तो ये निकालो, 90% ऑफ N कितना हो जाएगा, 90/100 इंटू N, तो कितना आया 9/10, ये हुआ 9/10, ये तो हुआ 90। ये तो क्या खत्म हो गया, 9 विघटित हो ना, मतलब 9, ये तो खत्म हो गया। तो बचा कितना, बचेगा कितना, तो N माइनस 9/10N, तो कितना मिलेगा N/10, बचा कितना N/10, या कह सकते हैं 90% जब खत्म हो गया तो बचा कि 10% बचा। 10% कैसे निकालोगे, 10 इंटू N/100, तो क्या मिलेगा N/10। तो बचा कितना, अब बचा है हमारे पास, चलिए ये N0 है,
N0 से ले लेते हैं, है ना। तो बचा कितना, N0/10। ये मुझे टाइम निकालना है, ये t इक्वल टू कितने पे, 0 पे है, ठीक है। ये मुझे गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है कि n इज इक्वल टू N0, n इज इक्वल टू N0 आगे माइनस लेमदा t। तो t फाइंड आउट करना है, N0 और n, तो n तो मेरे पास ये रहा, N0 ऑलरेडी है। अब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, लेमदा मेरे पास नहीं, तो लेमदा किससे निकालूंगा, t/2 से, ठीक है। लेमदा किससे निकालूंगा, t/2 से। तो लेमदा इक्वल टू क्या होता है, 6.693 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो 693 डिवाइडेड बाय 22 ईयर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो यह आएगा फाइनल आंसर आपके पास 3.15 इंटू 10⁻², प्रति वर्ष, ठीक है, पर ईयर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उसको रख लीजिए उस वाले फॉर्मूले में। तो जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा N0/10 या N0 एक्सपोनेंशियल माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, साथ में t, N0 से N0 कैंसिल, इसको उल्ट लीजिए, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू t, दोनों तरफ क्या कीजिए ln, तो ln कर लीजिए, ln 10 की वैल्यू कितनी आती है, 2.303, है ना, 2.303 होती है, हाँ 2.303। तो कितना हो जाएगा कि 3.15 इंटू 10⁻², t इज इक्वल टू 2.303। तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये वर्ष में कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास 73.33 वर्ष लगेंगे इसको 90% डिके होने में, और बचे कितना, 10% वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने हैं, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन वो कैलकुलेशन ऐसी रहेगी कि उसमें आप आराम से काटापीटी करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर डीके पे जो है बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे वो ये हो गए। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ और आते हैं कि अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस और बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सब जब निकलते हैं तो उस ऐसे क्वेश्चन जो रिएक्शन बना के जो क्वेश्चन देते हैं वो आपको पूछ जाती है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए रेडियो एक्टिव की जगह न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, ये डीके वाली की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी है, डीके की वजह से, जब उसमें से पार्टिकल निकलते हैं, अभी जब हमने पढ़ा उसके बाद में कर रहा हूँ। तो कोई भी न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ZXA, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को किससे डिनोट करते हैं, ZXA से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए 1 दे देता हूँ मैं नाम। अब क्या होगा कि जब ये डीके होगा X, तो किस में होगा, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, कितने में भी हो सकता है। तो मान लीजिए 2 में डिनोट हो रहा है, तो X क्या हो रहा है, Y और Z में जो है वो टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Z2 और A2, इधर हो जाएगा हमारे पास Z ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ क्या इसको, तो इसको क्या ले लें, W ले लेते हैं, ठीक है। Z तो ऑलरेडी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये हम इसको W में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब वही है जैसे यूरेनियम था, वो क्या हो रहा था, क्रिप्टॉन और उसमें बी और केआर में हो रहा था ना, हाँ उसमें टूट रहा था, तो टूट रहा था, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन निकले, तो 3 पार्टिकल हो गए उसमें, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 2 में टूट रहा है, तो क्या होगा, कुल मिला के ऐसी जो रिएक्शन होगी उसमें कंजर्वेशन लो क्या होंगे, ठीक है। जो कंजर्वेशन लो है वो क्या है, A एंड Z, ये क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। कैसे, तो आप देखिए कि A1 जो होगा वो और हमेशा A2 प्लस A3 के बराबर होगा, और Z1 जो है वो Z2 प्लस Z3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये अगर कंजर्वेशन है, बस इस कंजर्वेशन लॉ से हम सारी चीज़ें जो रिएक्शन आगे जो है पता
करेंगे। ठीक है, तो अब इन कंजर्वेशन लॉ को लेते हुए हम लोग एक एक जो पार्टिकल है जब वो निकलता है तो वो क्या इफेक्ट करता है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है किसका? 2He4, यानी कि जो आपके पास हीलियम है उस हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। देखो ये दिमाग में रखना, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें, हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल है हीलियम, लेकिन हीलियम के अंदर क्या हुआ कि हीलियम के अंदर अगर आप मान लीजिए यूज़ करते हैं इसका, एक सेकंड ये थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या है? 2He4। क्या है? 2He4 है। अब ये 2He4 है तो इसके अंदर क्या होगा? तो आप देखिए कि कोई भी एक रिएक्शन मान लीजिए X है, ये हो गया ZA। ठीक है, इसमें से अगर मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो यहाँ जो नया बनेगा वो बनेगा Y। ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4। ठीक है, क्या बना? 2He4। अब इसके लिए A और Z कितना होगा? तो आप देखिए, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए? कंजर्वेशन होने चाहिए। इसको मान लीजिए मैं Z' फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा कि Z जो है वो Z'+2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? Z' इक्वल टू क्या होगा? Z-2। ये कितना आएगा? Z-2। यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 कम हो जाएगी। A की बात करें तो A क्या हो जाएगा? A-4। इसी से निकाल लेंगे तभी कंजर्वेशन थ्योरम रहेगा। अब आप इसी को जोड़ो तो A-4 + 4 कितना होगा? A Z-2 + 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एक जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो नया जो आपके पास न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस के में क्या होगा? Z जो है वो 2 से कम हो जाएगा और A है वो 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल पे क्या होगा कि बीटा भी 2 तरह के। अगर बीटा माइनस की बात करें, ठीक है, बीटा माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक तरह से ये मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसको लिखेंगे -E और 0। बीटा पार्टिकल क्या होगा? माइनस बीटा वाला होगा, क्योंकि उसका मास नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? सिर्फ चार्ज होता है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा कि AXZ इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा Y, और ये क्या है? इसको बीटा प्लस लिख देता हूँ, है ना। चलो ऐसे लिख देता हूँ -1, और ये है बीटा माइनस। ठीक है, ये क्या है? बीटा माइनस है। तो यहाँ से क्या मिलेगा इसका? देखो यहाँ क्या है? -1, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? Z+1। तो +1 में -1 जोड़ के वापस Z मिल जाएगा। इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है एटॉमिक जो आपके मास है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इससे वाले पे। इसी तरह से तीसरा है जिसे बीटा प्लस पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा प्लस पार्टिकल है वो क्या होगा? वो उससे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। वो क्या होगा? +1E और 0। उस केस में क्या हो जाएगा? ZXA। ठीक है, ये बनेगा Z-1 और A एज इट इज, और यहाँ मिल जाएगा आपके पास +1E0 और बीटा प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बीटा जो पार्टिकल है प्लस वाला वो कैसे होगा? तो वो ये वाली चीज़। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये चीज़ें गिवन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगी। वहाँ सिर्फ और पार्टिकल का नाम लिखा रहेगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है कि कौन सा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए गामा पार्टिकल की बात हम करें तो गामा पार्टिकल जो है वो सिर्फ क्या होता है? फोटोन होता है। जो गामा पार्टिकल है 4 नंबर पे आप देखिए क्या है? गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल है वो क्या है? फोटोन है। क्या है? फोटोन। फोटोन का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो एनर्जी है, और सिर्फ एनर्जी। इसका मतलब A और Z के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर कोई इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है और उसमें से गामा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो इक्वेशन Y में भी क्या बनेगी? AZ ही रहेगी। इससे एनर्जी जरूर चेंज हो सकती है, और ये क्या बन जाएगा? गामा। तो गामा पार्टिकल के निकलने से A और Z की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो है कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले जो आते हैं एग्जाम में, वो मैं लिखवा देता हूँ, और उसके साथ साथ सेल मॉडल का जो एक टॉपिक मैं आपको कह रहा था ना, वो करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सेल मॉडल ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम उस पर चलेंगे सीधे सीधे।
तो शेल मॉडल का ये रहा, ठीक है। शेल मॉडल, शेल मॉडल का मतलब क्या है? शेल मॉडल का मतलब यह है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो नाभिक के अंदर होते हैं, वो नाभिक के अंदर एनर्जी लेवल उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है ना, वो चीज़। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं हम लोग, जैसे उसमें 1s2 2s2 वगैरह सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर रहता है और इसमें इस तरह से चलता है। जबकि इसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें सारा का सारा खेल किसका है? अनपेयर न्यूक्लियाई का या न्यूक्लियन का। किसका खेल है? अनपेयर न्यूक्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि अनपेयर न्यूक्लियर जो है वो क्या है, वही सब कुछ डिसाइड करता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए भरने का तरीका क्या होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, तो आप वो देखिए कि 1f12 पहला ऑर्बिट कंप्लीट एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ आएगा 1p 3/2 4 2s 1/2 2 और 1p 1/2 ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो s में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 2, p में कितने जा सकते हैं? 6, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। s p d में कितने जा सकते हैं? 10 और f में कितने जा सकते हैं? 14, ये जा सकते हैं। यहाँ पे जो है s में सिंगल एक ही रहेगा, ये 2 में टूटेगा, ठीक है। ये क्या होगा? 2 में टूटेगा। 2 में क्या टूटेगा? पहला तो p 1/2 जिसकी एनर्जी हाई होगी, 3/2 की एनर्जी कम होगी। ये जो d है, d 2 में टूटेगा, d 5/2 की एनर्जी कम होगी, 3/2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से f जो है, f 5/2 की एनर्जी ज़्यादा और 7/2 की एनर्जी कम। इस तरह से 2 उसमें टूटता है, ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। क्यों टूटता है उसका रीज़न है, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, तो समझा देता हूँ मैं अभी आपको। चलिए, इसको लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से पहले थोड़ा सा और ये ले लेता हूँ, जो ज़्यादा शॉर्ट में नहीं चलते हैं, कि जो f है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो कितना होता है? 0। p के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 1। d के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 0 1 2 और df के लिए कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब स्पिन की बात करें तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी जो स्पिन है, स्पिन कितनी होती है? हाफ स्पिन होती है। स्पिन कितनी होती है? हाफ। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात मैं करूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसे मैं J कहता हूं, वो J क्या होगा? तो वो जो J होगा वो हो जाएगा हमारे पास कि L प्लस माइनस S तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। L प्लस माइनस S तक हम चलेंगे। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की अगर मान लीजिए इसकी बात मैं करूं, है ना, कि JS के लिए बात करूं, है ना, तो JS कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 प्लस हाफ, है ना। 0 प्लस हाफ में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये रहेगा 0 प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 प्लस माइनस हाफ, तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है, प्लस लो चाहे माइनस लो, हमेशा क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। अगर P के लिए बात करूं तो P के लिए क्या हो रहा है? L, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? माइनस से लेकर प्लस तक जाना है, ये दिमाग में रखना। अच्छा, इसको कन्फ्यूजन अगर आओ तो अब मैं कर देता हूँ कन्फ्यूजन को। ये क्या है? L माइनस S से लेके कहाँ तक जाना है? L प्लस S तक जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या दोनों में एक चीज़ आ रही है, तो इसमें मैंने इसको लिख दिया, कोई इसमें L है ही नहीं। इसमें L क्या है? ये में इसमें 1 प्लस, सॉरी पहले माइनस ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/2, फिर 1 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा? 2 मान मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा? हाफ, और दूसरा कितना मिलेगा? 3/2। तो आप देखिए P जो है वो 2 में टूट रहा है, 1/2 और 3/2। सिमिलरली D किस में आएगा? तो 2 माइनस 1/2 और 2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? ये 3/2 और 5/2, 2 में टूट रहा है, 3/2 और 5/2। इसी तरह से मान लीजिए JF की बात करते हैं तो 3 माइनस 1/2 और 3 प्लस 1/2, 2 मिल गए क्या? 5/2 और 7/2,
ठीक है। ये अब इसमें उल्टा होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ध्यान रखना, जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है यानी कि जे की एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसकी एस की तो बात ही नहीं करनी है, वो तो एक ही है तो उसकी एनर्जी वही रहेगी, उसमें आ जाइए। अगर इसकी बात करें तो ये एनर्जी कम है, ये ज़्यादा है, इसमें ये एनर्जी ज़्यादा है, ये सॉरी ये कम है और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी दोनों एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई। अब आगे आ जाइए। आगे एक चीज़ और, अगर मैं स्पेक्ट्रल टर्म की बात करूँ, इसमें स्पेक्ट्रल टर्म की बात करूँ तो कोई भी स्पेक्ट्रल टर्म जो लिखी रहेगी कैसे लिखी रहेगी, वो लिखी रहेगी एल। ठीक है, कैसे एल, यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा 2s+1, यहाँ क्या लिखा रहेगा उसके 2s+1। ये चलिए उसकी बात नहीं करें तो अपन सिर्फ इसकी 2s+1 और यहाँ जे। नॉर्मली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जब हम बात करें तब लिखा जाता है स्पेक्ट्रम जो होता है, लेकिन जब हम इसकी बात करें किसकी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में क्या होता है एल और यहाँ नीचे क्या लिखा है जे। तो इसका मतलब आप जब ये लिखते हैं क्या लिखते हैं कि P हाफ, तो इसका मतलब क्या है, P के लिए एल कितना होता है 1, तो एल कितना है इसके लिए 1 और जे कितना है हाफ। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में आ गई। P के लिए एल कितना है 1 और जे कितना है हाफ। तो स्पेक्ट्रल टर्म को लिखते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ f5/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल जो है वो कितना है, एल कितना होता है इसके लिए 3 और ये कितना हो जाता है जे, जो भी यहाँ लिखा है 5/2। इस तरह से जो है इस टर्म को लिखा जाता है ना। चलिए अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या देखना है कि जो शेल मॉडल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1f²। ये क्या है, ऊपर जो मैं ब्रैकेट के ऊपर लिख रहा हूँ वो है कि इसमें मैक्सिमम कितने न्यूक्लियन आ सकते हैं, कितना आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर अगला जो इसके जस्ट आगे वाली एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी 1p। एनर्जी किसकी कम आती है 3/2 की। ठीक है, तो इसमें कितने जाएंगे 4, उसके बाद में 1p 1/2 में कितने जाएंगे 2, 1p 1/2 में कितने जाएंगे 2। अगला है 1d 5/2 में कितने जाएंगे इसके 6, आधे से ज़्यादा कर दो बस है ना, कम संख्या कौन सी होती है वो। और इसमें एनर्जी जो है 2s की इससे कम होती है, तो 2s 1/2 जो है उसमें जाएंगे 2 और अगले में जाएंगे 1d 3/2 में। ठीक है, तो d में 6 + 4 10 हो गए फिर से। अगला जो आएगा उसमें कौन सा आएगा, s आ गया, p आ गया, d आ गया, अगला आएगा इसके अंदर f वाला। ठीक है, तो f के अंदर 1f के कितना 7/2 पहले कम है तो उसमें 8 आ गए। फिर उसके अंदर s भी आएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा इसके s भी आ जाएगा और s से कम किसकी रहेगी, p की, तो रहेगी 2p 3/2। 3/2 में कितना आएंगे 4, फिर 3s 1/2 इसमें 2 और उसके बाद फिर आएगा 1f 5/2 में 8 गए 14 में से तो 6। ठीक है, ये जो है आपका, सॉरी एक सेकंड, ये कॉन्फ़िगरेशन में इसको थोड़ा चेंज कर लेना। इसके साथ में d के साथ में ये आएगा, ये s नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा अपने पास 1f 5/2 to 6। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जिनका L सम है वो एक साथ आएंगे, जिनका L विषम है वो एक साथ आएंगे। देखो यहाँ सम यानी कि इवन है ना, ये क्या है ओड, तीसरा नंबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या ओड में आ रहा है, तो ओड में आ रहा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ओड वाला ही आएगा यानी कि 0 वाला ही आएगा। ठीक है, तो 2 के साथ कौन सा आएगा 0 आएगा। यहाँ क्या है, ये 3 है इसके लिए, सॉरी इसके लिए कितना है, L 3 है, इसके लिए कितना 1 है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे। अब इसमें S नहीं आ सकता। अगले में जाएंगे तो इस तरह से चलेगा, आपके जो काम है वो यहाँ तक चल जाएगा। यहाँ तक याद कर लोगे तो भी आपका काम आराम से निकल जाएगा, और ये याद कर सको तो अच्छी बात है। यहाँ तक आगे और चलता रहेगा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसका यूज़ कहाँ होगा उसके बाद में करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में पूछते हैं। इवन आप चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें जिसके अंदर भी न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में है BSc के बाद भी, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन दिया जाता है, और मैक्सिमम लोग जो है इसको छोड़ के आ जाते हैं। जो नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उनको तो ये करवाया जाता है टॉपिक शेल मॉडल, तो उसमें से मैंने उठा के दिया है और ये मैंने हर एग्जाम में देखा है। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो 8O17 इसके लिए पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम और पेरिटी क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा गया है, टोटल एंगुलर मोमेंटम और जो पेरिटी है वो क्या होगी, उसकी मुझे बात करनी। पेरिटी को P से डिनोट कर देता हूँ, P क्योंकि मैंने कैपिटल P से कर देता हूँ।
पेरिटी और ये फाइंड आउट करना है। पेरिटी क्या होती है, ओड या इवन, वो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा रखा, उसका यूज न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, न्यूमेरिकल अब यहाँ करवा रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, क्योंकि ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 17 माइनस 8 कर दो कितना आएगा 9, ठीक है। अब इनमें से देखो ये क्या है, ये सारे के सारे पेड़ हैं, क्योंकि जब सम संख्या है तो इसका मतलब क्या है, पेड़। पहला आया, दूसरा, तीसरे ने चौथे के साथ, पांचवें ने छठे के साथ, और सातवें ने आठवें के साथ पेड़ बना लिया, ठीक है। इस तरह से पेड़ बनता है, मैंने आपको पहले जो विषम संख्या उस पर ध्यान देना। विषम संख्या में कौन है, न्यूट्रॉन, कितने आ रहे हैं 9, तो ये क्या है, अनपेयर्ड है। जो अनपेयर है उनका हमें ध्यान रखना है, तो अनपेयर वालों को भरो, ठीक है। तो भरेंगे कैसे कि 1s 1/2, इसमें कितने चले गए 2, फिर 1p 3/2 कितने चले जाएंगे 4, फिर 1p 1/2, 1p 1/2 कितने जाएंगे, अब देखो 6 तो यहाँ हो गए, बच्चे कितने 3, तो 3 जाएंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, सारा का सारा ध्यान कहाँ रहेगा, इस पे, ठीक है। इसमें आप देखिए कि अगर मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल टर्म कौन सी, p 1/2, तो इस केस के अकॉर्डिंग इस नाभिक के लिए L कितना होगा, P के लिए कितना होता है 1, J कितना होगा 1/2, L कितना होगा 1 और J कितना होगा 1/2, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है कि इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा 1/2 होगा। अब आता है कि इसकी पेरिटी क्या होगी, ये तो समझ में आ जाएगा। पेरिटी, पेरिटी कैसे निकालते हैं, तो पेरिटी के लिए मैंने आपको कहा था -1 to the power L, -1 to the power L, ठीक है, लिखा था वहाँ पे। न्यूट्रॉन है तो क्या लिख देंगे, न्यूट्रॉन के लिए तो -1 to the power L के लिए, L कितना है, P के लिए 1 होता है, तो 1 इसको लिख दीजिए, तो कुल मिला के कितना आ गया -1। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ऑप्शन में वो ऐसे लिखा रहेगा आपके पास, A B के अंदर, ठीक है, C में और D में। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ से देखिए कि आपका जो J रहेगा वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पेरिटी और इस पे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम J, या इसको लिखने का तरीका क्या होता है, J to the power P, J to the power P, तो J कितना है 1/2, P कितना है माइनस, ये क्या आ रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। और ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन हम छोड़ के आते हैं, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो जो सेल मॉडल वाला जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है वो याद नहीं होता है, या फिर ये याद भी होता तो इसमें इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक बार ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, पेपर सोल्व करवाऊंगा तो फिर से मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल घर के लिए लिख लीजिए, ये 817 दिया है, तो अपन ले लेते हैं Na11, ठीक है, और 22 इसके लिए लिखना रहेगा, क्या लिखते हो देखिए। इसके अंदर क्या होगा, अच्छा 22 की जगह 23 ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि इस बार प्रोटॉन जो है वो विषम है और न्यूट्रॉन क्या है सम, यानी न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन कितने हैं 11। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो यही तरीका, लेकिन ये जैसे न्यूट्रॉन के लिए तो लिखा तो वो किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो वो किस पे जाएगा 10 तक तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगला कौन सा आता है डी, है ना, कौन सा D 5/2 वाला, तो D 5/2 के लिए सारी चीज़ देखना, 5/2 आंसर रहेगा और प्लस उसकी पेरिटी रहेगी, ध्यान दें। डी के लिए पेरिटी क्या होती है प्लस, तो प्लस पेरिटी रहेगी, तो उसका आंसर मैं यही बताता हूँ। इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये रहेगा 5/2 और आंसर में यहाँ प्लस, आप देखना आपके निकलता नहीं निकलता है, नहीं तो अपन प्रैक्टिस इसकी करेंगे तब मैं आपको और करवा दूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है एक क्वार्क मॉडल और बचता है ना, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और कुछ क्वार्क का अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ ले तो वो थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, है ना। शेल मॉडल के बाद में नेक्स्ट जो है वो है अपना क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल क्या है, क्वार्क मॉडल ये कहते हैं कि जितने भी पार्टिकल बन रहे हैं, वैसे हमने क्या कहा, एटम किससे बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये मूल पार्टिकल नहीं, ये भी किससे बने हैं, ये भी एक और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बने। इलेक्ट्रॉन तो हालांकि मूल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी और से नहीं बने होते, लेकिन बाकी जो बेजन, हाइड्रोन है, जो हाइप्रोन वगैरह ये सब होते हैं, ये खुद क्या है, और ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनसे बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्क कितने प्रकार के हैं,
मेनली क्वार्क जो है, वैसे तो और भी है बॉटम वगैरह वो सब चीज़ें, टॉप बॉटम वगैरह उन पर नहीं जा रहा। सिंपली जो है क्वार्क मॉडल है वो कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के, जिन्हें हम कहते हैं यू, डी और एस। क्या कहते हैं? यू, डी, अप डाउन और स्ट्रेंथ। अप डाउन और स्ट्रेंथ जो है ये होते हैं। इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इन पर चार्ज कितना होता है। तो इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 3/2, इस पर -1/3 और इस पर -1/3, ये इन पर चार्ज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रेंथनेस, विचित्रता, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? विचित्रता। अब विचित्रता भी क्या है? जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत डीपली पढ़ेंगे तब जाके ये सब चीज़ें आपके आएगी। ठीक है, ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है विचित्रता, न्यूक्लियर क्वांटम प्रॉपर्टी है। विचित्रता क्या होती है? इनकी विचित्रता 0, जबकि इसकी विचित्रता क्या होती है? 1 होती है, स्ट्रेंजनेस। ठीक है, इसमें अच्छा -1, सॉरी, एक नहीं -1, प्लस तो किसी की विचित्रता होती नहीं है, -1 होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है ना, कि ये क्या होती है। ये चीज़ें आपसे एक तो पूछा जा सकता है कि इस पर चार्ज कितना होगा और ये क्या होगा। ठीक है, अगला कि इसके साथ साथ जो है अब 2-3 चीज़ें और, कि प्रोटॉन किन क्वार्कों से मिलकर बना। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, प्रोटॉन जो है वो किन क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है, ये किन क्वार्क से मिलकर बना है? ये बना है यू डी से। किन से? यू डी से। इसी तरह से प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन है वो किन क्वार्क से मिला है? तो वो है UDD। किनसे बना है? UDD से मिलके बना है। सॉरी DDU, UDD नहीं, DDU, सॉरी DDU से जो है मिलके, UDD या DDU दोनों हाँ एक ही चीज़ है, सॉरी ये लिख लीजिए आपको, क्योंकि U को पहले लिखा जाता है तो UDD, DDU को चाहे UDD को, यानी कि 2 D और एक जो है U क्वार्क से मिलके बना है, और एक इससे मिलके बना है UUD से मिलके बना है। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका या फिर इसको समझने का, तो आपको देखो प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है? +1, तो +1 आना चाहिए। तो आप इनको जोड़ो, 2/3 + 2/3 - 1/3। ठीक है, ये करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 4/3 - 1/3, तो कितना आएगा? 3/3 = 1 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास। कंफ्यूज नहीं होना है, इधर से आ जाओ। UDD में क्या हो जाएगा? 2/3 - 1/3 - 1/3। ठीक है, तो कितना हो गया? 2/3 - 2/3, तो कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बस ये इतना सा क्वार्क मॉडल में याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें पूछ जाएगी। ये जो टॉपिक हैं हालांकि BSc के हैं, ये UG के आपके टॉपिक हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन जो आते हैं वो नेट में ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये नेट में फिर आपको DKV के नहीं पूछते हैं। अभी आपके DK भी पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी पूछेंगे। नेट में फिर ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। वो वहाँ पे जो है पूरा का पूरा क्वार्क मॉडल और इसके ऊपर जो रिएक्शन बनती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन है, वीक न्यूक्लियर रिएक्शन है, कौन सी वीक होगी, कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पूछ जाती है। तो रिएक्शन वाला पोर्शन हालांकि कोर्स में है, लेकिन वो फिर भी मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने अभी तक नहीं देखा और ना आगे देख पाएंगे कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन जो आपको एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सोल्व करने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट चाहिए, क्योंकि उसमें सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद जो है अपन कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है या कौन सी नहीं है, या फिर ये सही है कि नहीं है, अलाउ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर टाइम लगता है, इसलिए ऐसे लेंथी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो है देख लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन, हाँ पूरी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे आपको अब पढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से आज आपका 100% मैंने कोर्स पूरा करवा दिया है। अगर मुझे कुछ MSc के टॉपिक ऐसे लगेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले जो मुझे लिखवाने हैं, तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने लगभग करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और सॉरी, गेलमान निशिजिमा जो फॉर्मूला, ये भी आप लिखिए, इसी का है, क्या है? गेलमान, ये पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में, गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला क्या होता है? तो गेलमान निशिजिमा जो फॉर्मूला है ये है कि किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के लिए Q जो होगा वो होगा I3 + B + S/2। ठीक है, ये चार्ज, ठीक है, और ये समभारण जो संख्या है, आइसोटोप नंबर, उसका 3rd वाला पार्ट, ये B जो है बेरियन नंबर, S स्ट्रेंथनेस, और 1/2 तो 1/2 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा
जा सकता है और चांसेस रहते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन में और ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो आपको पढ़ाने चाहिए, क्योंकि इतनी सी जो 3 मैंने वीडियो बनाए ना, आप उसमें से मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, मतलब 5 से लेके 10 के बीच में कितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो सब इस 3 वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको इन वीडियो में नहीं मिले, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में मुझे 5 वीडियो या 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, वो मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने आपको कहा था यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में जितना पढ़ा सकता हूँ उतना शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और उनसे आपका सिलेक्शन दिलवाऊंगा, ठीक है। तो आप सब लोगों को, क्योंकि आपकी डेट वेट भी आ गई है, तो उसके लिए तैयारी करते रहें अच्छे से, वीडियो जो है वो देखते रहें। बीएससी वाले पोर्शन में फॉर्मूले और ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ प्रोसेस, इन पे बेसिकली बहुत ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि आप 11th-12th वालों को इतना अच्छे से करने में लग जाएंगे कि आपके जो साइड स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं वो छूट जाएं। और मैक्सिमम ये होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं, आप छूट जाते हैं टाइम ज़्यादा लगने की वजह से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप बहुत पछताते हैं। मेरे साथ हो रखा है ऐसा, ठीक है, मेरे साथ हो जाता है, क्योंकि जो मैं गलती आपको बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और मैं क्या करता हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सारे क्वेश्चन करने चाहिए, आने चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो उस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन से लगता हूँ, पहला क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ता हूँ, और जब नहीं बढ़ता हूँ तो मेरे एग्जाम के अंदर जो है, मैं भले ही क्वेश्चन जितने मैंने किए मेरी एक्यूरेसी तो रहेगी, यानी कि मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किया तो हो सकता है उसमें 9 सही हो, लेकिन 9 सही करने से मतलब नहीं, अगर आप 50 क्वेश्चन करके उसमें से 40 सही कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाय कि 10 क्वेश्चन करके 10 के 10 सही करने में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।